देखिए, जब तक सूरज पूरब से निकलता रहेगा हाँ। तब तक सरकारें जो भी हो वो एमएसपी देती रहेगी। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई है और हम एमएसपी के ऊपर और भी जितनी गुणोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, तो एमएसपी किसी भी तरीके से वापस करने का या 23 फसलों से कम करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारे कुछ साथी हैं, प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहनी है और सबकी अपनी मजबूरियां हैं, वो अपनी अपनी बातें कहेंगे। लेकिन जो किसान की बात यह है कि इस देश में अगर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हो सकता है, इस देश में अगर शुगर का मिनिमम सेलिंग प्राइस हो सकता है, तो एमएसपी क्यों नहीं होगा। कुल जोड़ करके अगर आप 10 वर्षों का उनका जोड़ दें 2 टर्म, तो पूरा लगभग 7 लाख करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया था एमएसपी के ऊपर, पूरी खरीदारी, सारी फसलों की खरीदारी में 7 लाख करोड़ रुपया। और अभी वर्तमान सरकार ने कितना दिया? मोदी सरकार ने 2014-15 से आप लगाएं तो उनका 3 गुना से भी ज्यादा, यानी कि लगभग 24 लाख करोड़ रुपए खर्चा करती है। कहां 7 लाख, कहां 24 लाख। तो आप अगर सारा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हाइपरफ्लेशन, जितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, अर्थशास्त्र के जितने भी गुणक और सिद्धांत हैं, उन सबको जमा कर दें एक जगह, तो कुल जमा उन्होंने कहा 7 लाख करोड़ और कहा 24 लाख करोड़। ये किसी ने नहीं सोचा था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो हम सब्सिडी यूरिया पे दे रहे हैं, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का फायदा कौन लेके जा रहा है। क्या भारत का किसान उसका फायदा ले रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में उसका फायदा हो रहा है, या विदेश की अर्थव्यवस्था में उसका फायदा हो रहा है। ये इतना बड़ा जो व्यापार है एग्री बिजनेस का, उसमें किसान कहाँ है। 6 दशक बाद भी भारत में किसानों के लिए एमएसपी सबसे बड़ा कीवर्ड बना हुआ है। जिन फसलों को एमएसपी में कवर किया जाता है, किसानों को उम्मीद रहती है कि उनकी खेती करने पे उन्हें ज़्यादा इनकम मिलेगी। एमएसपी को लेके बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसमें बहुत सारे पक्ष हैं और इसीलिए भारत सरकार ने 2022 में एक कमेटी का गठन किया, जिसके जरिए पूरे कृषि क्षेत्र में सुधार करना है। लेकिन उसका लोकप्रिय नाम एमएसपी कमेटी है। उस कमेटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं विनोद आनंद जी, आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे एमएसपी के विभिन्न पहलुओं पे, किसानों की इनकम पे, डब्ल्यूटीओ पे और भी जो तमाम जो कृषि क्षेत्र के मुद्दे हैं उन पे बातचीत करेंगे। तो आनंद जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री जी ने जो एमएसपी कमेटी बनाई है, हाई पावर एमएसपी कमेटी है, उसके आप मेंबर हैं और 3.5 साल का वक्त हो गया लगभग एमएसपी कमेटी बने। अब भी रिपोर्ट नहीं आई है। बहुत सारे किसान बहुत उम्मीद भरे नज़रों से आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, जो भी इसके मेंबर हैं सबकी तरफ। तो ये किसानों को कब इसकी खुशखबरी मिलेगी कि एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट आए और उसके आधार पे कोई नीति बने, कोई पॉलिसी बने और उनको फ़ायदा मिले, फसलों का सही दाम मिले, वो कब किसान उम्मीद कर सकते हैं? हमारी कमेटी बने 3 वर्ष हो गए और ये हाई पावर कमेटी है। इसके बारे में और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊंगा, किसान तक के माध्यम से। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि पिछले विगत 3 वर्षों से जो हम आंतरिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ 5 सचिव हैं, 4 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो हम लोग काम करते रहते हैं और अपना जो भी उसमें वक्तव्य है और जो भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, वो हम सरकार को अवगत कराते रहते हैं। तो प्राकृतिक खेती से लेकर के और फसल विविधीकरण से लेकर के, और आप एक पानी के ऊपर आप किसान धन धान्य योजना जितनी है, जो 100 जिलों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, से लेके और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, वो उसका ओरिजिन जो है वो हमारी कमेटी में है। तो हम काम कर रहे हैं। और अब आप देखिए कि 7 दशकों का जो ये दर्द है, लगभग जो इतने वर्षों से किसानों को जो यातनाएं झेलनी पड़ी, वो कोई तुरंत आप कह लें कि मैं 6 महीने में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है या तुरंत वैसा कोई फार्मूला नहीं है वो हम बना के कर दें। एक पूरी आमूल चूल परिवर्तन करने की कवायद है और उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। ये तो हुई कमेटी की बात। कमेटी में आप जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो उस समय ये हाई पावर कमेटी है प्रधानमंत्री जी के द्वारा गठित, ये आपको मैं अवगत कराऊं। और
जो कृषि मूल्य श्रृंखला से संबंधित जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, वो सभी के सभी इसमें हैं। तो यहाँ तक कि जो टेक्सटाइल्स यानी जो वस्त्र है, यानी जो आप जूट है और कॉटन है, जो एक कैश क्रॉप जो भी इससे जुड़े लोग हैं सब में, बिल्कुल। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो सचिव हैं, उसके बाद जो सहकारिता के सचिव हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के जो सचिव हैं, एग्रीकल्चर के तो हैं ही हैं, और रिसर्च करने में ICAR जो उसके सेक्रेटरी जो होते हैं, जिनको डायरेक्टर जनरल भी कहा जाता है, वो भी इसके सदस्य हैं। साथ साथ में 4 राज्य, और उसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ें उसमें नहीं है। बाद में ऐसा हो गया कि सरकारें बदलती रहती है, मगर विगत 3 वर्षों जो पहले बनी थी उसमें 4 राज्य थे। उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी एक छोटा सा हमारा राज्य था, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से काफ़ी छोटा था। तो ये तो कमेटी की बात हुई। अब कमेटी में MSP के बारे में ही सिर्फ बातचीत नहीं करनी है। हमारा जो 5 फिल्टर है जिसके पूरा ऊपर कृषि सुधार का कार्यक्रम, हाँ, जो हमारे चेयरमैन संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, तो हम 5 चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं कि हमारी जो भी नीति आगे बने, जो आप देख रहे हैं, वो सबसे पहले कि इकोनॉमिकली वायबल हो। हम कुछ ना कर दें कि वो अगले 2047 या 2050 या हम अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को फिर उसी तरह की समस्याओं में उलझा के रखें। तो ये लॉन्ग टर्म हो, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो, यानी कि वायबल हो। बिजनेस इसका एक बिजनेस प्रिंसिपल इसका हो। सबसे पहली बात यह है कि ये फार्मर सेंट्रिक हो। फार्मर सेंट्रिक यानी कि उससे किसी भी तरह के जो हमारे किसान और किसान से जुड़े जितने लोग हैं, किसान से जुड़ने का मतलब किसान हैं, मजदूर हैं, और जो भी गांव में रहने वाले हमारे ग्रामीण भारत के लोग हैं, वो फार्मर सेंट्रिसिटी उसमें सारी नीतियों के केंद्र में है। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। अब ऐसा नहीं कि जहाँ चावल उगाना नहीं है वहाँ हम चावल उगाए जा रहे हैं, वहाँ का पानी हम खर्च करते जा रहे हैं, और उसको हम वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट और डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम कम दाम में हम एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। वर्चुअल वाटर ट्रेड हो रहा है। तो एक जो वर्चुअल वाटर ट्रेडिंग हो रही थी, उसमें किस प्रकार से उसको हम चेक करें, और हम कब तक एवोकाडो और तमाम इस तरह के जितने भी आपके ऑर्नामेंटल और एग्जॉटिक क्रॉप्स हैं उसको इंपोर्ट करते रहेंगे। हमारे यहाँ सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो जो एवोकाडो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो हाई एंड जो 3% हमारी आबादी है, जो लगभग अच्छी खासी 5 करोड़ के आसपास है, वो उनके कंजप्शन बास्केट को भी फार्मर्स कैसे डायरेक्टली अप्रोच करे, इस बारे में वो कवायद चल रही है। तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है कि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। तो अभी तक मैंने आपको 3 बिंदु बताए, फार्मर सेंट्रिक हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, उसके बाद इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, और इन सबके साथ में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कलेक्टिवली एक्सेप्टेबल हो। वैसा ना हो कि राज्यों में आपस में एक स्ट्रगल शुरू हो जाए, या संघ और केंद्र में संघ की सरकार और जो हमारी राज्य की सरकारें हैं आपस में उलझ जाएं, या अगर मान के चलिए उस पर किसी लोकल बॉडी का उसके ऊपर कंट्रोल है वो हट जाए। और जैसे देखिए कई NTFP प्रोडक्ट हैं, कई ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया। तो एक होलिस्टिक हम इनको 5 फिल्टर में लगा करके और हम आगे सारी नीतियों के ऊपर बातचीत अपनी कमेटी के माध्यम से कर रहे हैं। 3 वर्ष हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी और इस पर काम करने की आवश्यकता है, खास करके जो 100 जिले हम लोगों ने चिन्हित किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें बिहार के भी उसमें जिले हैं, यूपी के सबसे ज़्यादा हैं हमारे, यूपी के सबसे ज़्यादा जिले हैं। और चूंकि ये पिछड़े वैसे जिले थे जहाँ पे उत्पादन जो पर कैपिटा उत्पादन है वो कम हुआ करता था, वहाँ तक लैब की सुविधाएं पहुँच नहीं पाती थी। जैसे मेरा जिला नवादा है, तो हम लोग नवादा को भी इसमें ऐड किए, गया को भी ऐड किए, दरभंगा को भी ऐड किए। तो इस प्रकार से कई जिले इसमें वैसे जिले हैं जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ना पानी की कमी थी, जहाँ पे ना मजदूरों की कमी थी, जहाँ पे ना खेत की कमी थी, फिर भी वहाँ का उत्पादन ऑलमोस्ट नगण्य था, जो जिस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। तो अभी इस पे और काम करने की ज़रूरत है, काम हो रहा है, ताकि एक ऐसा और लॉन्ग टर्म में पॉलिसी आए, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी हो जी, और वो ऐसा ना हो कि छोटे समय के लिए दृष्टिकोण बड़ा रख रहे हैं। पैच वर्क नहीं करना चाहते जी, हैं हम लोग। एक वैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो हम 2050-2070 तक विकसित हो। नेट जीरो एमिशन का हमारा देश है जी। अब हम ऐसी MSP की रचना करें, और ऐसी MSP की व्यवस्था क्यों करें कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं है।
ट्रांसपेरेंट और जो इफेक्टिव नहीं है। उदाहरण मैं आपको दूंगा, अगर मान के चलिए हम गन्ने के ऊपर एफआरपी दे रहे हैं और गन्ना के चीनी मिल के पास 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रही है, तो ये कहाँ से इकोनॉमिकली वायबल होगा? क्या उस किसान के बारे में सोचिए कि अपने खेत से गन्ना लेके जाता है और वो 7 किलोमीटर की लंबी लाइन में तुलाई के लिए लगा रहता है, तो हम उस सिस्टम से कैसे बाहर आ सकते हैं? क्या अल्टरनेटिव मेजरमेंट्स हो सकता है? और इसके लिए लॉन्ग टर्म चीज़ें क्या होगी? एक इलाका ऐसा है कि जहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद, हर 7 किलोमीटर के बाद चीनी मिल है, और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 50 किलोमीटर में एक चीनी का मिल पड़ता है। तो जो ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो कंपोनेंट है, जो स्वीटनेस का उसका कंपोनेंट है, तो फार्मर को तो वैसे ही कम पैसा मिलेगा। तो वैसे जगहों पे जहाँ जहाँ गन्ना हो सकता है, और भविष्य में भी, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिस पे हम लोग इसके बगैर रह नहीं सकते, तो हम एक इसमें पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अब धान की जब खरीदारी होती है या गेहूं की जब खरीदारी होती है, वहाँ का आलम भी वही होता है, वहाँ भी 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती है। मतलब वो किसान 5 किलोमीटर की लंबी लाइन में जब 4 दिन तक खड़ा रहेगा तो वैसे ही उसकी इज्जत चली जाएगी। तो हम वैसी क्या व्यवस्था करें कि जिसमें वो एआई का और ब्लॉकचेन का ज़माना है, तो किस प्रकार से हम इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाते हुए और किसान को हम बाज़ार से जोड़ने में, जो एमएसपी के माध्यम से हम किस प्रकार से उसको जोड़ सकें, इस पर हम पूरी एक रूपरेखा ही सिर्फ नहीं बना रहे, बल्कि राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसे हो। हब एंड स्पोक कहना बड़ा सरल है, लेकिन हमें हब एंड स्पोक में आप देखिए कि किसान घाटी में भी चलेगा, पहाड़ पे भी चलेगा, मैदानी भाग में भी चलेगा, वो बैलगाड़ी पे भी चलता है और वो ट्रैक्टर पे भी चलता है, और उसके पास बड़ी बड़ी कारें भी होती हैं किसानों के पास। तो कई चीज़ें हैं। भारत काफ़ी एक विविधता में, एक अनेकता वाला देश है। तो जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए, जिसको पहले नहीं रखा गया भौगोलिक दृष्टिकोण से भी और खेतीबाड़ी के दृष्टिकोण से भी, हम इन सारी चीज़ों को सन्निहित करते हुए हम एक ऐसी व्यवस्था की बातचीत ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका क्रियान्वयन कैसे हो, सिर्फ वो कागजों में ना रही जाए। एक हम मोटी 500 पेज या 700 पेज की रिपोर्ट नहीं देना चाहते, हम उसको एक्शन में लेके आना चाहते हैं, और देखिए एक्शन आप देख रहे हैं। तो अभी हमने एक पीछे एमएसपी पे पूरी सीरीज करी थी, तो उस दौरान हमें एक आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला था, और मैं आपकी इस बात से जोड़ूंगा उसको। आंकड़ा ये चौंकाने वाला था कि एमएसपी पे जो सरकार पैसा खर्च करती है उसका करीब 90% 2 राज्यों को चला जाता है, पंजाब और हरियाणा का। बाकी 10% में पूरा देश होता है, और 85-90% के आसपास का जो एवरेज है। और पंजाब हरियाणा में जो एमएसपी पे पैसा खर्च होता है उसका 90% गेहूं धान पे खर्च होता है पैसा। तो ये क्या ये जो बाकी राज्यों के साथ या बाकी फसलों के साथ ये जो 2 राज्यों और 2 फसलों की एमएसपी बनी हुई है, क्या इससे जो दूसरे राज्यों को के किसानों को के साथ जो अन्याय हुआ है, क्या उसको आप लोग इस जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसमें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मेरी रिपोर्ट में तो यही निकला, हो सकता है कुछ लोग मुझे इसके लिए ट्रोल भी करें, लेकिन मुझे लगता है जो बात सच है वो कहनी चाहिए कि एमएसपी पे सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका ज़्यादातर हिस्सा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिला है, और उसमें भी ज़्यादातर जो पैसा मिला है गेहूँ और धान उगाने वाले किसानों को मिला है। तो क्या ये गेहूं धान से ऊपर उठ के दूसरी फसलों तक और पंजाब हरियाणा से ऊपर उठ के दूसरे राज्यों तक भी एमएसपी का लाभ जाएगा? कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? देखिए, गेहूं धान के साथ एक और फसल है कॉटन। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खरीदारी हुई है, और इन तीनों का मूल्य श्रृंखला पहले मैं आपको समझा दूं। अगर हम 100 किलो चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें अमूमन 90% के आसपास पूसा 1121 होता है, बिल्कुल बासमती, यानी बासमती होता है। बासमती चावल का उत्पादन जहाँ होता है तो जो कृषि की मूल्य श्रृंखला है उस पर आधारित है। अब रही बात की एमएसपी में जो खरीदारी होती है वो खरीद जाती कहाँ है, तो अभी कुछ दिन पहले आपने एक स्कैम फिर से सुना होगा, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। वो NACL स्कैम है, बहुत मशहूर स्कैम है, और कमोडिटीज मार्केट के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं। मतलब भारत में तो सिर्फ 2 ही हैं, बिल्कुल। अमेरिका में 20 हैं, यूरोप में 21 हैं, नेपाल जैसे देश जो हमारा पड़ोस में है वहाँ पे 4 कमोडिटीज़ के ट्रेडर्स हैं, मार्केट है। तो
एक इनका एक नेटवर्क है। तो एमएसपी पे खरीदारी हम करें, खरीदारी करके हम अपने एफसीआई के गोडाउन में उसको हम रखें या फिर जहाँ भी हमारा जो वेयर हाउस है वहाँ रखें। और उसके बाद उसकी ट्रेडिंग की बात आती है, क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी हमको एश्योर करना है। तो फूड सिक्योरिटी एश्योर जब तक करना है, वेलफेयर इकॉनमी हम वो नॉर्वे और स्वीडन जैसा छोटा देश तो नहीं है। हमारे पास 140 करोड़, विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला हम देश है। कि जो एमएसपी में जो मेरी अपनी जो थिंकिंग है, मेरी अपनी जो रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 2 राज्यों और 2 फसलों पे ज़्यादा केंद्रित रही एमएसपी। तो क्या बाकी राज्यों और बाकी फसलों तक भी एमएसपी का लाभ पहुंचेगा? ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग कमेटी में कर रहे हैं? मैं आपको पूरा विस्तार से समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे देश को। अभी क्या है कि जो मैं पहले वापस आता हूं जहां पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। अभी हमारे यहाँ जो धान की और गेहूं की खरीदारी होती है, तो फूड सिक्योरिटी के तहत उनको हमको स्टोर करके रखना है। तो हमारे वेयर हाउसेज में हमारा जितना कैपेसिटी हम स्टोर करते हैं और उसके बाद हम उसको ओपन मार्केट में बेचते हैं। ओपन मार्केट में खरीदने के लिए उसको व्यापारी बैठे होते हैं, वो कम भाव में उसको खरीदते हैं और उस पर व्यापार करते हैं। तो सस्ता अनाज जो है वो लोगों को चाहिए, व्यापारी वर्ग को सस्ता अनाज चाहिए। तो कभी भी वो नहीं चाहते थे कि एमएसपी का भाव बढ़े। तो आप ये जो इतना सारा कुछ देख रहे हैं, एमएसपी 2005 में कितनी थी और एमएसपी 1995 में कितनी थी, जब डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स हमारे ऊपर लगाए गए। और उस समय की सरकारों ने डब्ल्यूटीओ के ऊपर जो मेरा सवाल का जवाब वो उधर, ये सारा आपस में लिंक्ड है। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं, उसका हम 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं और 23 फसलों की खरीदारी, 23 फसलों का उत्पादन एक जिले में नहीं होता। बिल्कुल, जिन जिन जिलों में जिन जिन फसलों की बहुलता है और वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, हम उन जिलों में उसकी खरीदारी करेंगे। यहाँ तक कि जैसे दाल की बात है, तो दाल पे अगर आप मान के चलिए, या दलहन की फसलें और भी जितनी हैं, सूरजमुखी की हो गई और फिर या वैसी और फसलें हो गई, दलहन की और तिलहन की जो भी फसलें हो गई, उन फसलों पे हम कुछ प्रीमियम प्राइस भी दे रहे हैं और आगे भी उसको देते रहेंगे। तो एमएसपी प्लस हम उस पर देंगे और उसमें और भी सुविधाएं देंगे और उसके लिए जो एग्रोनॉमिक सपोर्ट है उसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो आज तक किसी भी सरकार ने इतने सारी फसलों के ऊपर एमएसपी डाइवर्सिफाइड नहीं की थी जितना वर्तमान 3 वर्षों में आप देख रहे होंगे। तो ये हमारी पहली रिकमेंडेशन थी कि इस प्रकार का एक तंत्र बनाया जाए जिसमें जैसे मान के चलिए 70,000 करोड़ रुपए की दाल हम खरीद रहे हैं। हमारा दाल का इंपोर्ट बिल है 70,000 करोड़ है। कई मंत्रालयों के उतने बजट नहीं है, तो उसको हम जीरो कैसे करें? हमारे किसान क्यों सस्ता चावल और गेहूं उगाते रहें और हम क्यों गेहूं चावल केंद्रित रहें? जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, तो जहाँ जहाँ पे गेहूं और चावल यानी कि 2 फसली खेती हो रही है, उसको हम कैसे डाइवर्सिफाई करें और उनकी खरीदारी हम एश्योर करें। जब आप खरीदारी एश्योर करेंगे तो किसान स्वतः उत्पादन करेगा, उसका रकबा बढ़ेगा और देश की इकॉनमी को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा और पूरे देश को फायदा होगा। लेकिन आपके कई सारे दोस्त हैं, उनका ये आरोप है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से ये कोशिश है कि एमएसपी को ख़त्म किया जाए। मतलब आपके बहुत पुराने साथी रहे हैं कई सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका हर मंच पे ये आरोप रहता है, ये कोशिश रहती है कि इस तरह का कि वो बात करें और करते भी हैं कि सरकार एमएसपी ख़त्म करना चाहती है, उसी रास्ते पे बढ़ रही है। तो आप चूँकि एमएसपी कमेटी के मेंबर हैं तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे इसका कि क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, जब तक सूरज पूरब से निकलता रहेगा, हाँ, तब तक सरकारें जो भी हो वो एमएसपी देती रहेगी। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई है और हम एमएसपी के ऊपर और भी जितनी गुणोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, तो एमएसपी किसी भी तरीके से वापस करने का या 23 फसलों से कम करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारे कुछ साथी हैं, प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहनी है और सबकी अपनी मजबूरियां हैं, वो अपनी अपनी बातें कहेंगे। लेकिन जो किसान की बात यह है कि इस देश में अगर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हो सकता है, इस देश में अगर शुगर का मिनिमम सेलिंग प्राइस हो सकता है, तो एमएसपी क्यों नहीं होगा? और हमारे जो वेलफेयर इकॉनमी वाले जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो उनसे पूछेगा, वो बोलेंगे कि मैं तो कृषि अर्थशास्त्री हूँ,
और कृषि सिर्फ और सिर्फ बीज बोना और काटना नहीं है। तो जो पूरा ये जो डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है और एमएसपी के ऊपर डिबेट करके देश को झुकाने वाली बात है, तो वैसे तो वो कर नहीं पाए, तो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और उस नैरेटिव से हम लोग निकल चुके हैं बाहर। आप पिछले 4-5 वर्षों में वो आप देखे होंगे। तो ये संभव नहीं है किसी भी तरीके से। हमारे सारे साथी, उनको हम लोग समझा लेंगे, वो हमारा आंतरिक विषय है। हम उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं आपके और बड़े बातचीत प्रिय करते लोग भी हैं, हैं। आपके बड़े प्रिय लोग हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो जो सरकार बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रही कि एमएसपी खत्म कर देगी। मतलब पता नहीं वो कौन सा रास्ता और किस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं। हाँ, जब से सरकार 2014 से भी अगर आप लें, तो देखिए क्या है कि पूरे 10 वर्षों में जो एक बड़े अर्थशास्त्री थे, बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 2005 में बहुत बड़ी बड़ी बातें की। एक ऐसी जो उस समय के इलेक्शन कैंपेन थे उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही। अगर आप 2005 का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन कुल जोड़ करके अगर आप 10 वर्षों का उनका जोड़ दें 2 टर्म, तो पूरा लगभग 7 लाख करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया था एमएसपी के ऊपर, पूरी खरीदारी, सारी फसलों की खरीदारी में 7 लाख करोड़ रुपया। और मोदी सरकार ने कितना दिया? मोदी सरकार ने 2014-15 से आप लगाएं तो उनका 3 गुना से भी ज्यादा, यानी कि लगभग 24 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। कहां 7 लाख, कहां 24 लाख। तो आप अगर सारा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हाइपरफ्लेशन, जितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, अर्थशास्त्र के जितने भी गुणक और सिद्धांत हैं, उन सबको जमा कर दें एक जगह, तो कुल जमा उन्होंने कहा 7 लाख करोड़ और कहा 24 लाख करोड़, मतलब मूलतः 23 लाख कुछ करोड़ रुपए। तो अगर 23,75,000 करोड़ खत्म करना होता सरकार को तो ये नहीं करती। हाँ, आज की तारीख में जितनी हम अभी वर्तमान में धान और गेहूं के ऊपर और दालों के ऊपर एमएसपी घोषणा किए बैठे हैं, उतना तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और अभी देखिए कोई इन्फ्लेशन में कोई वैसी समस्या नहीं आ रही है। यही लोग कहते थे। लेकिन एक मुद्दा है कि अभी आप लोगों का देखिए, दलहन मिशन शुरू हुआ, तो दलहन पे आपको बोनस देना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि दलहन की खेती बढ़े। लेकिन आज दलहन की सारी फसलों का दाम, दलहन की जितने भी वो हैं क्रॉप हैं, सबका नीचे है, एमएसपी से नीचे है। और क्या है, सरकारें क्या कर रही हैं, आप देखिए गेहूं पे बोनस जारी है ना, धान पे बोनस जारी है। धान करीब 2400 रुपये कुंटल आपका एमएसपी लगभग घोषित कर रहे हैं और कई राज्यों में 3100 रुपये है। तो आप बोनस दे रहे हैं धान पे और उम्मीद कर रहे हैं कि दलहन की खेती किसान बढ़ा लेंगे, तो ऐसा विरोधाभास क्यों है? बोनस वगैरह जो होता है वो केंद्र सरकारें घोषित नहीं करती है। बोनस कुछ राज्य सरकारें करती है अपने विशेष कारणों की वजह से, जो भी उनके कारण लॉजिकल और इलॉजिकल होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। देखिए क्या है, एक केंद्र सरकार यानी कि जो संघीय सरकार है, इस संघीय ढांचे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक व्यवस्था बनाती है और उस व्यवस्था को नीचे तबके का जो हमारी मंडी है वहाँ पे वो कैसे फॉलो हो, उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। मान के चलिए हमने अनाउंस कर दिया भैया कि हम 5,000 रुपये फसल का, किसी अमुक फसल का प्रति क्विंटल का देंगे, लेकिन मंडी में उसकी समुचित व्यवस्था नहीं है, मंडी तक वो कम्युनिकेट ना हो या किसानों तक वो कम्युनिकेट ना हो, या उसकी तौलाई कैसे होगी, उसकी रख रखाई कैसे होगी। कई तरह के टैक्स होते हैं, आप मंडी में जाएंगे, झाड़ा झूड़ी टैक्स आपने नहीं सुना होगा। नहीं, मैंने उसको पूरा कैलकुलेट किया है। झाड़ा झूड़ी टैक्स मतलब 24 तरह के टैक्स जो है किसानों के ऊपर ये सरकारें लगाती थी। कई सरकारों का मैं नाम गिन दूंगा, उसमें कोई के एक सरकार एक्स या वाई सरकार नहीं है, और दूसरी तरफ आप विकसित देशों में जाएं तो उसकी व्यवस्था अलग है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं विषय से थोड़ा आपको हटा के ले जाऊंगा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की तरफ। देखिए क्या है कि अभी वर्तमान में एक सीबॉट रेट तय करती है। सीबॉट कहते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड को, और हमारे यहाँ है एनसीडेक्स। जो बड़ा व्यापार होता है, जो व्यापारी वर्ग जिसको वादा कई तरह के आटा गेहूं हम लोग थे ना, कई ब्रांड में पैकेटों में खरीदते हैं, आपके चैनल पे भी उसका एडवर्टाइजमेंट खूब आता होगा। तो एक है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो बेचते हैं, है ना, कई तरह की कंपनियां हैं,
बाकी के काम भी वो बहुत सारा करते हैं। उन कंपनियों में जो प्राइवेट इक्विटी फंडर्स हैं और उनका लिंक कहाँ कहाँ है, इसके ऊपर अभी तक किसी ने काम नहीं किया था, किसी ने नहीं सोचा था। ये किसी ने नहीं सोचा था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो हम सब्सिडी यूरिया पे दे रहे हैं, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का फायदा कौन लेके जा रहा है? क्या भारत का किसान उसका फायदा ले रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में उसका फायदा हो रहा है, या विदेश की अर्थव्यवस्था में उसका फायदा हो रहा है? ये इतना बड़ा जो व्यापार है एग्री बिजनेस का, उसमें किसान कहाँ है? किसान तो कहीं एक दशमलव उसमें कहीं पड़ा हुआ है, 0.001 पड़ा हुआ है। तो दर्द दूसरा है, दर्द ये है कि सरकार डायरेक्ट दे दे। सरकार आपको 10 करोड़ किसानों का डेटाबेस बना ही लिया है आप लोगों ने, है ना। पीएम किसान निधि, एक क्लिक में पैसा जाता क्या है, दे पहली दे बार हुआ है। क्या दे दे? यही जो सब्सिडी जो 2.5 लाख करोड़ का कह भाई रहे साहब, हैं, ये सरकार दे दे। अभी तो एक बार जब SIR का रिव्यू होता है तो ऐसा भूचाल आता है कि पता नहीं कितने बांग्लादेशी आ गए, या कितना म्यांमार से कौन आ गए, या कितना रोहिंग्या आ गए। अभी तो वो व्यवस्था चल रही है। मतलब कि पहले इतना अंधकार में रखा गया, आधार को निराधार कर दिया। तो आधार बनाया क्यों था आपने? नहीं, हम फार्मर आईडी बनाई। हम उसमें पॉलिटिकल सुनिए, नहीं, पॉलिटिकल की बात नहीं है। सबसे पहले मैं किसान हूं, तो मैं किसान हूं, मेरे पास जमीन नहीं है, तो मैं किसानी नहीं कर सकता हूं? तो मैं, अगर फार्मर आईडी तभी होगा, मैं शहर क्यों भागता हूं? 5 बीघा मेरे पास जमीन है, 5 बीघा में किसी दूसरे का जमीन लेकर के मैं किसानी कर रहा हूं। या मेरे पास जमीन नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं एक क्लस्टर बनाऊंगा एवोकाडो का या गार्लिक का या ओनियन का और खेती करूंगा। तो मुझे मेरा जमीन दीजिए, मुझे मेरी किसानियत दीजिए, ना कि मुझे आईडी दीजिए। तो आप क्या व्यवस्था बना रहे हैं? कभी आप SDO के ऑफिस में जाइए फार्मर आईडी लेने के लिए, या तहसीलदार के ऑफिस में जाइए, फिर समस्या वहां से शुरू होती है। तो ये जो समस्या है, इसका निराकरण करना आवश्यक है। तो जो शुरुआत में आप जो किसान सम्मान निधि दिया गया, किसान सम्मान निधि की जो सबसे पहली पकड़ ये है कि आज हमारे पास 8 करोड़ किसान, 10 करोड़ आप ज्यादा 10 करोड़ के आसपास, आप 10 करोड़ ज्यादा कह रहे हैं, लगभग 8 करोड़ किसानों का हमारे पास डेटाबेस है। कई सरकारों ने तो उसमें जो डेटाबेस दिया उसमें 40% भी सही नहीं हुआ। उसको मिलान करते करते हमारा 5 साल निकल गया अभी, और अभी भी जाके हम सबका फार्मर आईडी इशू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ, एक तरफ तो हम मान के चलिए कि ये इसरो, DRDO और तमाम एक सबसे बड़ा सैटेलाइट भेज रहे हैं, सबसे भारी सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसका फायदा गांव को कैसे हो रहा है? तो मैं आपके माध्यम से आपको मैं कुछ और गांव को यही तो फायदा हो रहा है, उनको FIR करके अंदर किया जा रहा है। वही तो बात है। नहीं वही ना, सैटेलाइट से आप देखिए, नासा के 3 सैटेलाइट भारत सरकार ने लिए हुए हैं सिर्फ इसके लिए कि पराली जल रही है यहाँ, और जो उद्योगों से धुआं निकल रहा है, बड़े दुख की बात है ओम प्रकाश जी, हाँ, कि हमारे वैज्ञानिकों को और हमारे जो चलान करने वालों को नासा जाना पड़ता है। मैं उसी मूल श्रृंखला की बात कर रहा था, यानी कि सीबॉट हमको बताएगा कि कैसे ट्रेडिंग करना है। अब देखिए ना, वही नासा बता रहा है ना, नासा बता रहा है कि फजीलका में फलाना किसान ने पराली जलाई है, लेकिन नासा ये नहीं बता रहा कि फजीलका में कोई फैक्ट्री वाला धुआं निकाल रहा, उसका चालान नहीं नासा कटवा रहा, क्योंकि वो नासा का सैटेलाइट है, वो रिसेट 1 नहीं है ना। वो रिसेट 1 तो नहीं है। ये कब तक किसानों के साथ 2023 में आप ये बताइए कि पूरे पंजाब में फसल का नुकसान हो गया, बिहार में तमाम इलाकों का नुकसान हुआ बाढ़ से, आप उसकी सैटेलाइट से मैपिंग नहीं कर रहे हैं कि फसल का नुकसान को जो हुआ, लेकिन पराली जल रही है उसकी सैटेलाइट से मैपिंग कर रहे हैं और उनको FIR करके अंदर कर रहे हैं। क्या नदियों को गंदा करने वाला कोई उद्योगपति जेल में गया कभी? क्या पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कोई उद्योगपति जेल में गया? नहीं गया, लेकिन किसान जेल में जा रहा है। आपके बहुत वाजिब प्रश्न हैं, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए हमारी कमेटी कुछ काम की है, जिसके बारे में आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि 2022 लगभग, मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ आपको, 2022 31 अक्टूबर 2022 जुलाई में, 19 जुलाई में हमारी कमेटी अनाउंस हुई थी। 17 जुलाई नहीं, 19 जुलाई को हुई थी, और 31 अक्टूबर 2022 को हमारी बैठक चल रही थी, पूरी बैठक चल रही थी फसल विविधीकरण की। और अभी तक जो झूठ बोला गया किसानों से, वहाँ एक जो हमारे कृषि से संबंधित रिसर्च केंद्र है जो हमारा है देश का, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने 4 प्रेजेंटेशंस किए। अब चूंकि ये अंदर की बातें हैं तो मैं सारी बातें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उन चारों प्रेजेंटेशन भिन्न थे, अलग अलग थे।
उनका उद्देश्य अलग अलग था और उनके कंक्लूजन्स अलग अलग थे। उद्देश्य तो एक थे, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कंक्लूजन अलग अलग थे। वापस आया, मैं उस समय उनसे जो उप महानिदेशक थे उनसे बातचीत करते हुए उनसे पूछा जी कि आखिर कारण क्या है कि आप अभी भी 2022 में आप ये जो सर्वे करके लाए या स्टडी करके लाए उसमें आंकड़े तो आप 2001 के यूज कर रहे हैं। यानी कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, मिट्टी जो होती है जिस पे खेती होती है, तो उसका जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो 2021 का है। लेकिन जहाँ पे इंश्योरेंस की बात आती है वो आप 2047 की बात करते हैं। तो अगर किसान को इंश्योरेंस बेचना है तो आप 2047 की बात करेंगे, उसके लिए आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन मिट्टी कैसी हमारी है उस पर आपने अभी कोई सर्वे नहीं किया। तो कारण क्या है? जहाँ तक मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हूँ, पढ़ा लिखा मैं व्यक्ति हूँ, तो इसलिए शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी में रखा हो, तो मैंने उनसे कुछ उनको सुझाव दिए और आपको यह जान के काफ़ी प्रसन्नता होगी, हम 1 से 1.5 महीने 2022 में, यानी कि जब 2023 आने वाला था उसके पहले रीसैट 1A सैटेलाइट का प्रयोग कृषि विभाग को करने का समझौता करवा लिए। जी यानी कि इसरो का और जो संबंधित विभाग है उन दोनों का टाई अप हुआ। उसके बाद से आप देख रहे हैं डिजी स्टैक है, एग्री स्टैक है, और अब ऐसी व्यवस्था आ गई है ओम प्रकाश जी कि अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़ी वैश्विक संस्थाएं वो एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिपोर्टें निकाल रही है। आपको जान क्या अब ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। सबको किसान को कंप्यूटर बेचना है, सबको किसान को अपना ज्ञान बेचना है। किसान को सिर्फ क्या कहता है, भैया मैं मेहनत करके खून पसीने से मैं मेहनत करता हूँ, मेरी फसल का आप सही दाम मुझे दे दो। उनके फसल के सही दाम की बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको वेदर फ्यूचर उनको बेचना है। तो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी एड़ी चोटी एक की हुई आप देख रहे हैं। पहला उन्होंने जो फाइल साइन किया था 2024 की में जब सरकार बनी, वर्ष फिर से तीसरी बार, है ना, एमएसपी की बात करने वाले अपना सारा नैरेटिव फैला लिए, लेकिन फिर भी सरकार बनी और पहली फाइल किसानों की फाइल थी वो। तो ये सरकार जो है वर्तमान में वो किसानों के ऊपर काफ़ी चिंतित है और काम कर रही है। तो जो टेक्नोलॉजी की बात है जो आप कह रहे हैं, उसके केंद्र में एक वैसा किसान है, आप आज से गणना शुरू कीजिएगा और 4 साल के बाद आप गन्ना का आप अपना परिणाम दीजिएगा। तो 4 साल में जो 12 साल का होगा वो 16 का हो जाएगा, नहीं तो वो और जो 14 का होगा वो 18 का हो जाएगा। किसानों के लिए सुनिए, किसानों के लिए वो दिन कब आएगा जिन किसानों की फसल खराब हो रही है उनके खेत की सैटेलाइट से मैपिंग करके भारत सरकार कब डालेगी रकम उनके मुआवजे की। अब देख लीजिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक दिन 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये का 3 जगह गया है मुआवजा गया है किसान को। अगले दिन कृषि मंत्री बैठक करते हैं और सारे अधिकारियों को हड़काते हैं और उसका कोई असर नहीं होता। उसके अगले दिन फिर 2.5 रुपये का क्लेम जाता है, 2.5 रुपये का, और फिर उसके अगले दिन फिर 6 रुपये का जाता है। इस देश में जहाँ 15 रुपये की चाय हो गई है, चाय की कीमत हो गई है, वहाँ 1 एकड़ में फसल नुकसान के लिए भारत सरकार 2 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये 40 पैसे का मुआवजा दे रही है। तो ये व्यवस्था कब सुधरेगी? किसानों के साथ इतना अन्याय क्यों है कि इतनी शर्मनाक स्थिति क्यों है कि कृषि मंत्री बैठक करके कह रहे हैं कि भैया ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद भी 5 रुपये, 6 रुपये का, 2.5 रुपये का मुआवजा जा रहा है 1 एकड़ में फसल नुकसान का। अब ये पैक्स टू अपेक्स की व्यवस्था अभी बन रही है कमेटी के माध्यम से हम लोगों के। अभी सहकारिता का अलग मंत्रालय है। नहीं, इसे मुआवजे पे बताइए ना, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपको विश्वांतर नहीं कर रहा हूं। आप मुआवजे बताइए, मुआवजा कब जो मिलेगा? इंश्योरेंस है जिसको आप मुआवजा कह रहे हैं, इंश्योरेंस अब पूरा का पूरा सहकारिता के मॉडल में आने वाला है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं इस पे घोषणा माननीय कॉर्पोरेशन के जो मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री, उन्होंने ऑलरेडी की हुई है। कल भारत टैक्सी का उद्घाटन हुआ। देखिए, किसान सिर्फ अनाज का उत्पादन नहीं करता ओम प्रकाश जी, किसान रणभूमि जब होती है वहां आर्मी में भी किसान है। हम लोग क्या ना, दिल्ली में जो टैक्सी चला रहा है, हम लोग विषयांतर हो जा रहे हैं। जो मुआवजे की बात आप कह रहे हैं, देखिए क्या है कि जब बड़े बड़े देश
प्राकृतिक आपदा तो आएगी, आज से नहीं कई आएगी, वर्षों से उसको मान लिया आएगी, और लेकिन 2.5 रुपए का मुआवजा मिलेगा इस वक्त जब हम 21वीं सदी में है, वो बिल्कुल गलत है, अमृत काल में है। 2.5 रुपए का मुआवजा वो मिलेगा, निंदनीय ये है, कितना शर्मनाक है। वो इस सिस्टम में निंदनीय है, हाँ। उस सिस्टम में निंदनीय है। इसीलिए इस पे आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए इंश्योरेंस को, यानी कि जो बीमा है, जो फसल बीमा, फसल की जो बीमा है, फसल की बीमा नहीं हो, ओवरऑल कोई भी बल्कि बीमा, पूरे उसके स्वास्थ्य के बीमा जी। से लेकर के तमाम चीजें हैं, वो पूरा सहकारिता मॉडल में बहुत जल्दी आने वाला है। उस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो सिर्फ और ये सिर्फ किसान कृषि उम्मीद कर भवन, सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो 2-2.5 रुपए 3 रुपए का जो क्लेम जाता है उनके पास, इस तरह की व्यवस्था खत्म होगी। देखिए, ये व्यवस्था पहले जो अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में पहले जैसे अनाउंसमेंट नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो हमारा सरकार जो अनाउंस करती है, उसके क्रियान्वयन में देरी नहीं होती है। देखिए, उसी समय सरकार देखिए, ने, विनोद जी, सरकार ने जब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि पिछले टर्म में मोदी जी के, जब कैलाश चौधरी किसी राज्य मंत्री थे, उनके अपने इलाके में कुछ 100 रुपये 200 रुपये का मुआवजा गया किसानों को। उसके बाद उन्होंने बैठक ली और तमाम मंत्रालयों में बैठक हुई और ये तय हुआ कि 1000 रुपये से कम मुआवजा नहीं जाएगा, है ना। ये पिछले टर्म की बात है, ये कोई तय हो ऑर्डर गया, नहीं निकला था, है ना, नहीं निकला, तो लेकिन सरकार निकाल ही नहीं सकती, नहीं निकाली। पीआईबी, वो तो सुनिए, बीमा की कंपनी पीआईबी और- का प्रेस नोट है, आज भी है, और पीआईबी का प्रेस नोट ऐसे नहीं निकलता। 1000 रुपये से कम मुआवजा नहीं जाएगा। और उसके बाद ये स्थिति हो रही है कि आज अब जो है, हम इस वक्त जो है, हम जब अमृत काल की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, 2.5 रुपये का मुआवजा, मतलब क्या कृषि भवन में क्या ऐसा चल रहा है कि ये इस तरह की जो शर्मनाक चीज़ें होती हैं वो कृषि मंत्री नहीं कर पा रहे हैं, वो भारत सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसा कृषि भवन में क्या चल रहा होगा। मैंने अभी कुछ समय पहले एक बैंक अकाउंट क्लोज किया था, उससे सारा पैसा निकाला, मेरे पास 25 पैसे का, सॉरी 27 पैसे का एक चेक आया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमको थोड़ा समय दीजिए, हम लोगों को। आमूल चूल परिवर्तन कोई 2 दिनों में नहीं होगा। हम आपको अभी ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, पैक्स सेंट्रिक जो व्यवस्था बन रही है और पैक्सों के माध्यम से इंश्योरेंस सेक्टर को सहकारिता में जो लाने की कवायद है, जिसकी ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब माननीय अमित शाह जी ने स्वयं अनाउंस किया है, जब त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के बिल पे डिबेट चल रहा था, आप उसको खंगाल सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको आप सारे कागज आपके पास मैं आपको भेजूंगा। तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है। ये काफ़ी पेचीदगी वाला विषय है, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वैसा तबका इन्वॉल्व है जो जिसके हाथ पैर बाहर हैं। जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स वाले जो लोग हैं वो बाहर हैं। ज़्यादातर वही कंपनियां हैं जो, मैं आपको आपके माध्यम से आप जरूर ये लोगों को बताइएगा, पूरे देश को बताइएगा, पूरे दुनिया को बताइएगा। मैं ये बार बार बोलता हूँ, आप एक सॉवरेन गारंटी फंड होता है जिसको सॉवरेन वेल्थ फंड कहते हैं, खास करके युवकों को जानना बहुत जरूरी है। गांव के युवक हैं, मैं सामान्य शब्दों में आपको बताता हूँ। अगर मैं व्यापार करता हूँ, व्यापारी हूँ, मान कीजिए देश का एक सिस्टम है, तो जो अगर कोई देश व्यापार करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इम्पोर्ट कम करता है, तो उसके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो, यानी कि जो व्यापार से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो निर्यात और आयात करते हैं, उससे जो फायदा होता है तो वो डॉलर पे सोए हुए रहते हैं। तो वैसा देश था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कई एमिरेट्स को आपस में मिला के। तो उन्होंने बहुत पहले लगभग 50-60 के समय में सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया था, और वो करोड़ों में अरबों में होता है वो फंड। एक वो डिप्लोमेटिक चैनल से यूज करते हैं और फिर तमाम यूज करते हैं। तो वर्तमान में मैं आपको जोड़ के बता देता हूं, और खास करके जो हमारे युवक हैं वो उस पर जरूर ध्यान देंगे, जो एक भारत को नए रास्ते पे लेके जाने की कवायद में लगे हैं। नॉर्वे का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है नॉर्वे। चाइना का एक, चाइना के 2 हैं, सिंगापुर का एक। मैं उन वेल्थ फंड का नाम फ्री में नहीं लूंगा आपके, ताकि आप उनका प्रचार ना हो। तो नॉर्वे 1, चाइना के 2, सिंगापुर 1, हांगकांग का 1। इनको आप 5 सॉवरेन वेल्थ फंड्स को आप जोड़ दें तो ये $3 ट्रिलियन आता है। भारत की पूरी व्यवस्था जो अर्थशास्त्र की है
अभी हम $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचे हैं। तो $3 ट्रिलियन सिर्फ इन सॉवरेन वेल्थ फंड का पैसा है। और आपको मैं और ज़्यादा नहीं बताऊं, मतलब ज़्यादा क्या बताऊं, आप खुद शिक्षित लोग हैं। नॉर्वे के एक सॉवरेन वेल्थ फंड का जो एक साल का प्रॉफिट है वो $222 मिलियन है। $222 मिलियन है। अब आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी वैश्विक व्यवस्था इन्होंने बनाई हुई है। इनका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इक्विटी फंड के माध्यम से फाइनेंस के सेक्टर में ज़्यादा हुआ है। ये 2005 से लेके 2017 तक। मैं विनोद जी बिलियन ट्रिलियन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि वो ₹2.5 का जो क्लेम मिल रहा है, ये अमृत काल में ₹2.5 का क्लेम 21वीं सदी में ओम प्रकाश जी, ₹2.5 का क्लेम 1 एकड़ का, वो कितना ओम शर्मनाक है। प्रकाश जी, ये ₹2.5 का क्लेम सरकार नहीं भेजती है, इंश्योरेंस की कंपनियां भेजती है। लेकिन शर्तें तो सरकार ने बनाई हुई है उन ना। इंश्योरेंस कंपनियों को शर्तें रेगुलेट जो करने है की व्यवस्था वैसे ही बनी हुई है जहां ₹2 लाख का मुआवजा आता है ना। तो कहीं पे 2 लाख का मुआवजा आ रहा है। सुनिए, सरकार ने उनको इस तरह का फ्लेक्सिबल नियम कानून दिया है कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि ₹2 भेजने में मत भेजो ना, मना कर दो, ₹2 क्यों भेज रहे हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ₹2 लाख का मुआवजा मिलता है और किसी को ₹2 का मुआवजा मिलता है, हाँ। उस व्यवस्था में जो गैप है, हाँ। उस गैप को पूरा करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनियां यानी कि जो प्राइवेट मार्केट ने जो धांधली की हुई है, और उस धांधली में वेदर फ्यूचर्स यानी कि उस क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, ये सब होना चाहिए क्या? ये इन चीजों में आमूलचूल परिवर्तन क्या हो सकता है? और इसको परिवर्तन ना करने देने की एक कार्टेल है। और वो कार्टेल, वो बड़े बड़े स्मगलर, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं। वही ट्रेडर हैं जो अमोनियम नाइट्रेट की खरीदारी करते हैं, खरीद बिकाऊ करते हैं। देखिए कल 3,000 टन के आसपास, 3 मीट्रिक टन के आसपास अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कृषि से जुड़ी है। कृषि के नाम पे उन सब चीजों का व्यापार होता है। अरे खारी बावली में कभी आप जीएसटी का बिल क्यों नहीं देते हैं? खारी बावली इतना बड़ा मार्केट है स्पाइसेस का, मसालों का। मसाले फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं क्या आप? खारी बावली में सारा कैश पे ट्रांजैक्शन करते हैं। ये किसने रोका हुआ है आपको वहां पे उसको बंद करने के लिए? कौन से ट्रेडर हैं वहां? नोट का आधा आप, मैं एक बार 100, मेरा किसान एक बार 500 किलो। मैं जो है मैं बात कर रहा हूं उस पे कि फसल बीमा में 2 चीजें हैं किसानों को। एक तो दाम वाला मुद्दा है, जब प्राकृतिक आपदा आएगी उसको कोई रोक नहीं सकता। प्राकृतिक आपदा आई तो अब सरकार की भूमिका बनती है कि भाई जो सैटेलाइट नासा का या इसरो का लेकर के आप उसके पराली की मैपिंग करा रहे हैं, वही सैटेलाइट आप उसके फसल नुकसान की मैपिंग क्यों नहीं कराते? क्या वो सैटेलाइट सक्षम नहीं होते? दूसरा, ₹2, ₹3, ₹5 का मुआवजा देना, क्या इस टाइम वो कहीं जस्टिस लगता है? आप कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव में आएगा तो समाधान होगा, ठीक है, अच्छी बात है, कोऑपरेटिव में आए और प्राइवेट कंपनियों का जो मकर जाल है, देना नहीं चाहती हैं कंपनियां, और उससे बाहर निकले। और सरकार की एक चालाकी एक और भी है, वो बताना बहुत ज़रूरी है कि सरकार कहती है कि भैया 30,000 करोड़ रुपए हमने किसानों ने दिया, 30,000 करोड़ रुपए पे 2 लाख करोड़ का हमें वो मिला, क्लेम मिला। ये बिल्कुल भ्रम पैदा करने वाली चीज़ है। एक्चुअली सरकार सिर्फ उस प्रीमियम को की बात कर रही है जो किसान देता है, जबकि 3 हिस्से हैं, राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है। सब मिला करके हर साल का जो कंपनियों का फायदा है, बीमा कंपनियों का, 7 से 8,000 करोड़ रुपए सालाना का फायदा है उनका। ओवरऑल निकाल के सरकार सिर्फ कहती है कि भाई किसानों ने दिया, बाकी पैसे को आप पैसा नहीं मानते, बाकी पैसे को आप कहीं गिनते नहीं, वो टैक्स पेयर ने दिया नहीं। खैर ये बात अलग हो गई। एक मुद्दा विनोद जी ये बहुत बार बार आता है, उस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि WTO और ये अभी ट्रंप का जो मुद्दा चल रहा है, ये जो कहा जाता है कि MSP जो है, MSP में सरकार बढ़ाना चाहती है, कई बार MSP जितना बढ़ा रही है उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, लेकिन WTO में सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। क्या ये बात सच है, इसलिए नहीं बढ़ा पाती? जो सरकार वर्तमान में एक स्वघोषित विश्व के सबसे पावरफुल
व्यक्ति के द्वारा गठित यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, उनके टैंट्रम्स को के आगे झुकी नहीं। वो WTO, देखिए WTO का क्या है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स जितने हैं वो बाइंडिंग नहीं है, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। वो एक कही कि हमारी ईमानदारी है या फिर वो एक कन्वेंशन है। हमारा जब नेशनल सिक्योरिटी प्रभावित होगा, हमारी जब इंटरनल सिक्योरिटी प्रभावित होगी। कृषि मंत्री जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने पार्लियामेंट में बात ये कही है, बाकायदा लिखित है, मेरे पास उसका प्रिंट निकाल के रखा हुआ। उन्होंने कहा कि वो WTO में इस तरह के साइन है कि हम बढ़ा नहीं पाते, उसकी आड़ ली उन्होंने। क्या ये कहीं से जायज़ लगता है कि पूर्णतः नाजायज है? हाँ। अब देखिए क्या है कि हम WTO के आगे झुकने वाले लोग हैं नहीं, हमारे मोदी जी नहीं झुकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो कांग्रेस ने करवाया था, तो उसको बदलवा क्यों नहीं देते, फिर नहीं झुकते? तो कहाँ, हम तो मानते नहीं उसको, हम नहीं मानेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी नहीं मानेंगे। वो व्यवस्था 1991-92 की थी, ये 2025 से कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ 1991 की कमजोर सरकार और कहाँ वर्तमान की सरकार? 1991 के सामने हम कुछ बोल पाते थे क्या वैश्विक प्लेटफॉर्म पे? आज तो हम दहाड़ते हैं। आज कमिटी का एक व्यक्ति यूनाइटेड नेशन में जाके वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम बना आया, आप जानते हैं इस बात के बारे में। तो कहाँ वो व्यवस्था आज से 1990-91 की बात, हमको सोना रखना पड़ा था, अब कहाँ हमारे पास अभी इतना बड़ा हम एक फॉरेन करेंसी रिजर्व के ऊपर बैठे हैं, हमारे सारे फंडामेंटल्स इतने साउंड हैं, हम झुकने उकने वाले लोग नहीं हैं। WTO वगैरह जो है, कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि ट्रंप के आगे झुक गए मोदी जी। कहाँ से झुके? हाँ। मतलब राहुल गांधी ने देखा क्या झुकते हुए कभी? हाँ। या कि कांग्रेस की, मुझे मेरे आप नाम आप लोगों का लिवा रहे हैं, वैसे एपॉलिटिकल हमारी कमेटी है, तो मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। आपने कभी देखा क्या किस एंगल से कहाँ पे झुके? अरे घुस के मार के आए, सबको नेस्तनाबूद कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। आज तक कभी आपने देखा था ऐसा कि सुबह से रेड पड़ रहा हो, खेप पे खेप अमोनियम नाइट्रेट की पकड़ी जा रही है और झल्ला के एक इन्होंने ब्लास्ट कर दिया? सरकार काफ़ी स्ट्रांग है, आज की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब ये NIA का ज़माना है और अभी हमारे पास मैं देखिए पैरेलल खेती की बात कर रहा हूँ, मैं खेती की बात कर रहा हूँ। खेती इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। नहीं ठीक है, वो जुड़ा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि जो है ट्रंप के आगे झुक गए मोदी जी। ट्रंप के आगे वैसे लोग झुकेंगे जिनके हमारे गोडाउन्स जो है वो खाली हैं खाद्यान्नों से। हाँ। हमारे खाद्यान्न सारे बिल्कुल, अनाज हमारा इतना किसान उत्पादन कर रहा है कि उन्होंने पूरा बेडरॉक दिया हुआ है। आप निर्णय पर निर्णय लेते ही जाइए। हमारा किसान हमारे प्रधानमंत्री जी की रीढ़ है, आप इस बात को समझ लीजिए। हम सक्षम हैं, हम अभी स्वदेशी हैं, अभी हमारी जो पैर है वो बिल्कुल जमीन पे दुरुस्त है। उसको बड़े बड़े तूफान आए, टाइफून आए, किसी भी तरह की व्यवस्था हो, तो ट्रंप के टैरिफ से कोई असर नहीं पड़ने वाला। कहाँ वो घूम फिर करके वापस आएंगे, टैरिफ कम करने वाले हैं। कल ही स्टेटमेंट आया है, वो टैरिफ कम करने वाले हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है विनोद जी, ये पता नहीं सच होगा क्या होगा, ये कहा जा रहा है कि वो टैरिफ जो कम होने वाला है वो किसानों की कीमत पे कम होने वाला है। सोयाबीन और मक्का वहाँ से भारत सरकार मंगाने वाली है। आज बिना सोयाबीन और मक्के के इंपोर्ट के भी दोनों फसलों का दाम MSP से नीचे है। तो अगर ये हो गया और ट्रेड डील हो गई और इसमें ऐसा हुआ कि भाई वहाँ से मक्का और सोयाबीन मंगा लिया गया, तो भारत के किसानों का क्या होगा फिर? ऐसा हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेसिस है। अच्छा, हम कहीं झुकने वाले नहीं हैं। हाँ। आप मक्का और सोयाबीन तो छोड़ दीजिए, मक्का के प्रोडक्ट पे भी झुकने वाले नहीं हैं। अच्छा। और ना ही दाल पे झुकने वाले हैं। तो पहले जितने भी नॉर्म्स से, मैंने आपको खुल के बताया ना, हम प्राइवेट इक्विटी फंडर और जो सॉवरेन वेल्थ फंड हैं उस कार्टेल से लड़ रहे हैं। आपने देखा कि हमने जो 5 कमोडिटीज है उसकी ट्रेडिंग बैन की हुई है। लोग लग गए, पूरे दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन इस सरकार ने उस बैन को उठाया नहीं, हटाया नहीं। तो ये ऐसा हो नहीं सकता है।
अब बाकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या है, देखिए जियो पॉलिटिकल और सिग्निफिकेंस जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से गवर्न होती है। आज तक कभी भी वो नेशनल इंटरेस्ट पे गवर्न हमारे यहाँ की नहीं जाती थी। अब क्या है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पैरामाउंट है, सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट है, उसके बाद हम दूसरी बातचीत करेंगे। तो किसान इस चीज को लेके आश्वस्त रहें पूर्णतः कि अमेरिका से मक्का और सोयाबीन नहीं आने वाला। पूर्णतः। और हम बड़े प्यार से बायो इथेनॉल का प्रयोग कर रहे हैं, बायो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छा प्राइस मिल रहा है मक्के का। आप देखिए सामान्य मार्केट में अभी 2100-2200 मिल रहा है। तो आपके कृषि मंत्री के जो एरिया में मध्य प्रदेश में 1121 रुपये मैंने लिखा है इनाम से लेके 1121 रुपये आप कह रहे हैं अच्छा प्राइस मिला। 2400 रुपये का एमएसपी कृषि मंत्री के अपने गृह राज्य में 1121 रुपये का मक्का बिका है। तो ये तो गलत है। 1121 में तो बेचना नहीं चाहिए। इनाम पे 21 दिन का वैसा भाव था, मैं भी उसको देखूंगा, जानना चाहूँगा। मेरे राज्य में मैं कृषि मंत्री से, तो मैं आपको उनका नंबर दूंगा, उनके पीए साहब का, आप उनसे उनका इंटरव्यू लीजिएगा, यहाँ बुला के, उनको आना चाहिए किसान तक में। देखिए क्या है कि मेरे राज्य में मैंने जो किसानों से बात की है, हमारे जो मक्का प्रोडक्शन का बेल्ट है, 2300 के आसपास का एमएसपी है और उनको 2100-2200 रुपये उनके गांव से, खेत से खरीद के उठा के लेके जा रहा है। चलिए, तो इससे अच्छा और क्या होगा? मतलब जो सरकार की जो रिपोर्ट है मैंने उस हिसाब से बनाए। खैर, इनाम में किसी एक दिन की ट्रेडिंग का भाव कुछ समय तक के लिए हो सकता है वैसा, क्योंकि वो एक ओपन ट्रेड का प्लेटफॉर्म है। तो किसी एक अमुक जिले पे किसी अमुक क्वालिटी का वैसा भाव हो सकता है, वो होता है, क्वालिटी पे भी नहीं, एक दिन से नहीं, कई दिन से गिरा हुआ रेट, मक्के का रेट गिरा हुआ है। तो रोज तो इनाम में तो रोज घंटे हर 15 मिनट पे भाव फ्लक्चुएट होता है। मक्के का रेट गिरा हुआ है। इनाम का रेट एक दिन का होता ही नहीं, हर 15 मिनट पे इनाम पे भाव फ्लक्चुएट, तो डिमांड सप्लाई भी फ्लक्चुएट होता है। इनाम पे जो ट्रेडिंग होती है, इसको आपके माध्यम से मैं सबको समझा दूं, इनाम पे ट्रेडिंग ऐसी होती है जिसमें किसान को कुछ नहीं देना होता है। किसान के खेत से व्यापारी लेके जाता है और उसकी बिडिंग होती है, जो बेचना चाहे वो बेचे। अब मैं 800 रुपये में बेच दूं 2400 की चीज, तो किसकी गलती है? तो उसको मार्केट लेट एक्सटेंशन सर्विसेज की ट्रेनिंग उस किसान को देनी चाहिए जिसने 1100 रुपये में मक्का बेचा, वो उसकी गलती है। अगर मैं कम पैसे में अपना सामान बेच रहा हूं, जहां तक मुझे मालूम है पिछले 3 महीने में कहीं भी किसी भी मार्केट में मक्के का भाव 1800 से नीचे तो नहीं आया है। मेरे पास ही भी ये रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, जो मंथली वो एनालिसिस करते हैं, पूरा एनालिटिकल रिपोर्ट वो निकालते हैं, वो मक्के मेरे पास रिपोर्ट है। वो मध्य प्रदेश का मैं बात कर रहा हूँ, जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आपका बिहार थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो सेकंड लार्जेस्ट में तो 1500 के आसपास एवरेज चल रहा है। देखिए, औसत एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि इन्हीं स्टैटिस्ट ने किसान को बड़ा बर्बाद किया है। चलिए, वर्तमान में मैं आपके माध्यम से, किसान तक के माध्यम से किसानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बिडिंग का जो प्रक्रम है इनाम पे, वो उसको अब समझें। जो बिड करेंगे, अगर वो 200 रुपया बिड करेंगे तो उसी के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे जाएगा। तो वो कैसे उस पर ट्रेडिंग होती है, उस पर उनको एक एक्सटेंशन सर्विसेज की ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। आज दोस्तों विनोद आनंद जी ने, जो एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने एमएसपी के और दाम के अलग अलग पहलुओं पे बातचीत की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट की ये जो कड़ी है वो पसंद आएगी। अगली कड़ी में हम और किसी शख्सियत के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहकार, जय किसान, जय हिंद।